मेरी नजरों ने पूरी चौकसी से योगिंदर का अहाता कर रखा था और दिमाग तेजी से मुख्तलिफ इम्कानात को तोल रहा था। तभी योगिंदर ने मुझे मुखातिब करके चौंका दिया। मुझे पान की शदीद तलब हो रही है मिस्टर रोहित, अगर इजाजत दें। उसने साथ ही दाएं तरफ मौजूद मेज की तरफ गर्दन से इशारा किया। मेरी नजर एक लम्हे के लिए मेज पर रखी पान की डिबिया की तरफ उठ गई। अचानक मेरे जहन में बिजली सी चमकी और चंद ही सानियों में मेरे जहन में आने वाला ख्याल जुज़वियात समेत वाज़े हो गया। बिलाशुबा इन हालात में इससे बेहतर हिकमत अमली मुमकिन नहीं है। अगर मैं अपने मंसूबे को कामयाबी से अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गया तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटने वाला मामला हो जाएगा। मैंने अपने दिलो दिमाग में अचानक बपा होने वाले हिजान पर काबू पाने की कोशिश करते हुए हद्दुल इम्कान पुरसुकून लहजे में कहा, क्यों नहीं योगिंदर जी, आपने मुझे इतना उम्दा नाश्ता करवाया है, क्या मैं इतना कम ज़र्फ हूँ कि इतना नफीस शौक पूरा करने में रुकावट बनूंगा? बस इतनी गुजारिश है कि बगैर किसी मज़ाहमत के आपकी जामा तलाशी लेने की इजाजत दे दें। उसके बाद मैं आपको अपने हाथ से गिलोरी खिलाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसने खासी उजलत के साथ कहा, मेरे पास कोई और हथियार नहीं है। बहरहाल आप मजीद इत्मीनान करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई मज़ाहमत नहीं करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, आप बराह करम अपनी नशिस्त से उठें और धीरे धीरे कदम उठाते हुए सामने वाले कोने की तरफ जाएं। अपना मुंह कोने की तरफ रखते हुए दोनों दीवारों पर अपने हाथ जमाकर इस तरह खड़े हो जाएं कि आपकी दोनों टांगों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला हो। इस दौरान में ऐसा करते हुए अगर आपके जहन में किसी मुहिम जुई का ख्याल आने लगे तो ये ध्यान में रखना कि आपका कीमती पिस्तौल यकीनन बेदरीग गोलियां उगलने की सलाहियत रखता होगा और मेरा निशाना भी कम ही चूकता है। गर्दन मोड़कर पीछे देखने या अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत देने का मतलब फौरी मौत होगा। मेरे फैसला कुन लहजे ने उस तक यकीनन वो पैगाम पहुंचा दिया होगा जो मेरी ख्वाहिश थी। मेरी आंख का इशारा मिलने पर वो आहिस्तगी से अपनी नशिस्त से उठा और मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक किसी कद्दे आदम मकड़ी की तरह दीवारों से मुंसलिक हो गया। इस हालत में वो बज़ाहिर किसी भी किस्म की जिस्मानी मज़ाहमत से कासिर था और मेरे लिए उस वक्त सबसे अहम और इत्मीनान बख्श पहलू ये था कि वो अपने अक़ब में होने वाली कोई भी सरगर्मी देखने से कासिर था। योगिंदर की तरफ से वक्ती तौर पर बेफिक्र होने के बाद मैंने लांबा को मुखातिब किया। कहा, अब आपके 28 साल तजुर्बे और महारत का इम्तिहान है लांबा। मिस्टर योगिंदर की तरफ से आजमाए जाने वाले किसी भी मुमकिना दावपेच से बचते हुए इनकी अच्छी तरह तलाशी लें। आपको इनके लिबास ही नहीं जिस्म को भी ये सोच कर टटोलना है कि आपकी मामूली सी गलती हम दोनों की मौत यकीनी बना देगी। आपको मिस्टर योगिंदर की तरफ से मज़ाहमत का हल्का सा भी शुबा हो तो आपको इनकी गर्दन तोड़ने की पूरी इजाजत है। तलाशी लेते हुए ये ख्याल रखना कि आपके बाद मैं खुद भी इनकी तलाशी लूंगा। अगर मैं आपकी तरफ से तलाशी के बाद भी कोई मशकूक या खतरनाक चीज इनके पास से बरामद करने में कामयाब हो गया। लांबा ने पुरजोश लहजे में मेरी बात काट कर कहा, आप फिक्र न करें रोहित जी, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं और इन्होंने अपने हाथ पांव हिलाने का सोचा भी तो इन्हें तमाम उम्र पछताना पड़ेगा। मैंने उसकी बात सुनकर इत्मीनान से सर हिलाया और कहा, और हाँ, इनके पास से जो कुछ भी बरामद हो अपने पास जमा करते जाना। ये सब बातें योगिंदर भी सुन रहा होगा, ताहम उसने कोई रद्द अमल जाहिर करने की जहमत नहीं की। लांबा पुरएतमाद कदमों से योगिंदर की तरफ बढ़ा। उसने तलाशी की इब्तिदा योगिंदर के दोनों टखने बारी बारी टटोलने से की। उसका अंदाज खासा माहिराना था और वो ये एहतियात भी बरत रहा था कि योगिंदर को अचानक हाथ पांव चलाकर उस पर हमला करने का मौका न मिल सके। मामले को अपने इत्मीनान के मुताबिक आगे बढ़ता देखकर मैं बेआवाज तरीके से हरकत में आ गया। मुझे कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना था, बस आगे बढ़कर मेज से पानों की डिबिया उठाई और अपने सामने मौजूद साइड टेबल पर रख ली। उसके बाद मैंने एक गिलोरी निकालकर डिबिया पर सजा दी। इस दौरान में लांबा पूरी महारत और तुंदही से अपने फराइज निभा रहा था। मैं देख सकता था कि उसने इस तरह से योगिंदर के लिबास और जिस्म को टटोला है कि चने के दाने बगैर कोई चीज भी उसके हाथ से नहीं बच सकी होगी। सबसे इत्मीनान बख्श बात यह थी कि इस दौरान में योगिंदर ने कोई ऐसी वैसी हरकत न की। लांबा ने उसके लिबास की जेबों से कुछ कागजात और कार्ड वगैरह बरामद किए थे। वो मुतमिन होकर पीछे हटा और हाँक लगाई। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है रोहित जी, अब आप आकर मजीद इत्मीनान कर लें। मैंने उसकी बात सुनकर अपने लहजे में हकीकी सताइश के साथ कहा, नहीं लांबा जी, इसकी अब जरूरत नहीं है। मैं देख चुका हूँ कि आपने निहायत महारत और चाबुकदस्ती से अपना काम किया है। इससे अच्छी जामा तलाशी तो मैं भी नहीं कर सकता। आप अपनी जगह तशरीफ रखें। फिर मैंने योगिंदर को मुखातिब किया, कहा, आप भी वापस आ जाएं योगिंदर, हमसे ताउन का शुक्रिया। वो वापस आकर अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सबसे पहले उसकी नजर मेज पर पड़ी। उसकी पान की डिबिया अपनी जगह पर मौजूद थी, सिर्फ इतने फर्क के साथ कि नफासत से लिपटी हुई एक गिलोरी उस पर रखी हुई थी।
मैंने उसके कहने से पहले ही वजाहत कर दी। इस छोटी सी वादा खिलाफी के लिए माजरत चाहता हूँ मिस्टर योगिंदर, लेकिन अपने हाथ से आपको गिलोरी खिलाने के लिए मुझे आपके बहुत करीब आना पड़ेगा और इस तरह आप जैसे घाट खिलाड़ी को इस मौके से फायदा उठाकर किसी दाव के जरिए मुझे जेर करने का मौका मिल सकता है। वैसे भी अपने हाथ से पान उठाकर मुंह में रखना इस पुरलुत्फ तजुर्बे का हिस्सा है। आप शौक फरमाएं, बाकी बातें उसके बाद होंगी। उसने तशक्कुर के इजहार के लिए सर हिलाया और फिर गिलोरी पान की डिब्बिया से उठाकर मुंह में डालकर मजे से चबाने लगा। इस दौरान में मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं और पिस्तौल पर गिरफ्त मजबूत हो गई। चंद बार जुगाली करने के बाद उसने अजीब सा मुंह बनाया, जैसे कुछ बदमज़गी का एहसास हुआ हो। मेरा दिल तेजी से धड़का, लेकिन उसने कदरे हैरानी के तासुरात के साथ पान चबाने का सिलसिला जारी रखा। उसके साथ ही मेरी नब्ज मामूल पर आ गई और मैंने नर्म लहजे में कहा, देखिए मिस्टर योगिंदर, बात सीधी सी है। आप दुरुस्त नतीजे पर पहुंचे हैं कि सार्जेंट पृथ्वी को हमने ही मारकर हादसाती मौत का नाटक रचाया है। दरअसल वो हमारे धंधे की राह में रुकावट बन रहा था। अगर वो जिंदा रहता तो हमें न सिर्फ लाखों का नुकसान पहुंच सकता था, बल्कि हमारे धंधे का पोल खुलता तो जेल की काल कोठड़ी और फांसी का फंदा भी हमारा मुकद्दर बन सकता था। योगिंदर मेरी बात सुनकर चौंका और हैरान कुन लहजे में बोला, कैसा धंधा मिस्टर रोहित? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मैंने देखा कि लांबा भी कुछ हैरानी और परेशानी के आलम में मेरी तरफ देख रहा है। मैंने आंख की हल्की सी जुम्बिश से उसे मुतमईन रहने को कहा। यह इशारा उसने बखूबी समझ लिया और खुद भी इस बात में सर हिलाया, जैसे मेरा लाहे अमल उसे न सिर्फ समझ आ गया है बल्कि वो उससे इत्तेफाक भी करता है। मैंने योगिंदर को मुखातिब करके कहा, मुझे तफसील से अपनी बात समझाने से कोई इनकार नहीं है। यकीन कीजिए, अगर आप हमारे हमराज बनकर हमारे धंधे का हिस्सा बन जाएं तो हर माह कुछ किए बगैर सैकड़ों बल्कि हजारों रुपया कमाकर साल डेढ़ साल में लखपति बन सकते हैं। मैंने देखा कि मेरी बातें सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही हैं। उसने अपने ताज्जुब पर बमुश्किल काबू पाते हुए कहा, पहले आप पूरी बात बताएं, मैं उसके बाद ही कोई फैसला कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने गंभीर लहजे में कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये बात अच्छी तरह समझ लें मिस्टर योगिंदर कि सारा मामला जानने के बाद आप पाबंद हो जाएंगे कि हमारे धंधे में शरीक हो जाएं। बसूरत दीगर हम आपको पृथ्वी की तरह जान से मार देंगे, क्योंकि हम आपको हमारे खिलाफ जबान खोलने या कोई मुखालिफाना कार्रवाई करने का मौका नहीं दे सकते। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में तशवीश लहराई, लेकिन उसने अपने अंदेशे छुपाते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम पूरा मामला बताओ। मैंने मजीद कुछ कहने से पहले लांबा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जोश और मुसर्रत के मिले जुले तासुरात थे। शायद उसे मेरी हिकमत अमली वाकई पसंद आई थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर उसने अंगूठा उठाकर मेरी सताइश की। मैंने योगिंदर को मुखातिब करके कहा, मुख्तसरन यूं समझ लें मिस्टर योगिंदर के लांबा और मिश्रा ने इस एयरबेस के सहारे पूरे शहर में एक ऐसा इंतहाई मुनाफा बख्श धंधा फैला रखा है जो कानून और समाज की नजरों में कुछ ज्यादा पसंदीदा नहीं। इत्तेफाक से मैं इस धंधे से वाकिफ हो गया और रंग में भंग डालने के लिए खुद भी उनका पार्टनर बन गया। अब यही पेशकश आपके लिए है। यकीन करें, आपको कोई खतरा दरपेश नहीं होगा और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। उसके तासुरात बता रहे थे कि मेरे हर लफ्ज के साथ उसकी हैरत बढ़ती जा रही है। कुछ देर सोचने के बाद बिलाखिर उसने कहा, आप बताएं कि मुझे ये यकीन दिलाने के लिए क्या करना होगा कि मैं आप लोगों का पार्टनर बन चुका हूँ। मैंने एक नजर लांबा पर डाली और ठोस लहजे में कहा, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप अभी हमारे सामने रिपोर्ट टाइप करेंगे कि आपकी अब तक की तहकीक के मुताबिक पृथ्वी की मौत वाकई पेशेवराना गैर जिम्मेदारी के नतीजे में रूनुमा होने वाला एक हादसा है और नारायण से मेरी दस्तावेजात वापस लेकर ये रिपोर्ट उसके हाथ दिल्ली भिजवा देंगे। आप मजीद लिखेंगे कि चंद दिन मजीद तफ्तीश करने के बाद आप भी दिल्ली वापस पहुंच रहे हैं। उसने मानी खेज लहजे में कहा, और अगर मैं दिल्ली पहुंचकर अपनी रिपोर्ट से मुकर जाऊं और आप लोगों का भांडा फोड़ दूं तो? मैंने जवाब में पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप उसकी फिक्र न करें, इस खतरे का इलाज हमारे पास मौजूद है। चंद दिन ठहर कर आप यहाँ से रुखसत हो रहे होंगे तो दिलो जान से हमारे साथी बन चुके होंगे। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। मैंने नजर बचाकर लांबा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी और तशवीश की अजीब मिली जुली सी कैफियत थी। मैं उसकी दिली हालत समझ सकता था। वो यकीनन जोगिंदर जैसे लोमड़ी सिफत शख्स की बात का एतबार करने से हिचकिचा रहा था। उस बेचारे को कहाँ मालूम था कि मैं दरअसल क्या खेल खेल रहा हूँ। मैं दोबारा योगिंदर की तरफ मुतवज्जे हुआ तो महज चंद लम्हों के वक्फे के दौरान में उसके तासुरात में अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। मुझे लगा उसकी आंखें धुंधला रही हैं और चेहरे के पट्टे धीरे धीरे फड़क रहे हैं। ये कैफियत उमूमन ज्यादा चढ़ा लेने वाले शराबी की हुआ करती है। मेरा दिल हैजान के रेले से तेजी से धड़का
इससे पहले कि मैं उसे मुखातिब करके कुछ कहता, वो किसी अजनबी जबान में मुझसे मुखातिब हुआ। उसके मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज भी मेरे पल्ले न पड़ा। अलबत्ता ये अंदाजा हुआ कि उसकी जबान लड़खड़ा रही है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने पहले से ज्यादा बुलंद लहजे में वही जुमला दोहराया। मैंने ताज्जुब भरी नजरों से पहले उसे और फिर लांबा को देखा और उससे पूछा, इसे अचानक क्या हो गया है लांबा जी? अंग्रेजी भूल कर पता नहीं कौन सी जबान बोलने लगा है। लांबा ने जल्दी से कहा, मलयालम भाषा में पानी मांग रहा है रोहित जी। परंतु इसे अचानक अपनी मातृभाषा कैसे याद आ गई? इसे जानकारी भी है कि आप ये भाषा नहीं जानते? इसका मस्तक तो नहीं फिर गया? मैंने कहा, कुछ ऐसा ही लग रहा है लांबा जी, आकर देखें। इसकी आंखें फैल गई हैं, परंतु मेरे ज्ञान से ये हमसे जान छुड़ाने के लिए नाटक कर रहा है। लांबा मेरी बात सुनकर जल्दी से उठकर मेरे पास आ गया। इस दौरान में योगिंदर अपनी फरमाइश मजीद 3 बार दोहरा चुका था। लांबा ने उसे गौर से देखा और कहा, ये वाकई नाटक है तो बहुत कमाल का नाटक है रोहित जी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। मैंने कहा, अगर इसने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मारा जाएगा मेरे हाथों। खैर, तुम इसके हमले की जद से बचकर पानी पिलाने की कोशिश करो, मैं निमट लूंगा इससे। लांबा ने मेरी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और मैं इसके दूसरे किनारे के पास रखे हुए जग से शीशे के ग्लास में पानी उंडेल कर योगिंदर की तरफ बढ़ा। वो करीब पहुंचा ही था कि योगिंदर ने कुर्सी तेजी से उसकी तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसके चेहरे पर लर्जा सा तारी हो चला था। लांबा ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए शायद मलयालम में पानी पीने को कहा। योगिंदर के हलक से गीदड़ से मुशाबे हल्की सी चीख निकली। उसने ग्लास पकड़ने के लिए हाथ पीछे की तरफ उठाया, लेकिन उसका लरजता पंजा कांधे से ऊपर न उठ सका। लांबा ने रहनुमाई तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने पिस्तौल की नाल से ऐन योगिंदर की पेशानी के वस्त को निशाने पर लेते हुए कहा, सब कंट्रोल में है लांबा, तुम अपने हाथ पैर बचाते हुए पानी का ग्लास इसके मुंह से लगाओ। पानी का ग्लास मुंह से लगते ही योगिंदर हड़काए कुत्ते की तरह जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। उसके अंदाज में इतनी बेताबी थी कि निस्फ पानी छलक कर उसके लिबास को भिगो गया। लांबा जैसे ही पीछे हटा, उसने फौरन ही वही पहले वाली फरमाइश दोहराई। अब उसकी आवाज बिल्कुल ही भर्रा गई थी। अचानक उसने शायद कुर्सी से उठने के लिए जोर लगाया, जैसे वहां से भाग निकलना चाहता हो, लेकिन थोड़ा ऊपर उचकने के बाद वो दोबारा कुर्सी पर गिर गया और मुंह ही मुंह में जाने क्या बड़बड़ाने लगा। मुझे लांबा के चेहरे पर हैरानी के आसार गहरे होते नजर आए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने खुद संजीदगी भरे लहजे में कहा, इसे और पानी पिलाओ यार, लगता है इस पर तो वाकई कोई दौरा पड़ा है। हो सकता है ये मिर्गी का रोगी हो, परंतु चितराई से काम करना। योगिंदर ने पानी का दूसरा ग्लास भी गटागट पी लिया। इस बार उसने ज्यादा उछल कूद नहीं की थी, या फिर हो सकता है मर्ज के दौरे की वजह से उसमें सकत ही न रही हो। पानी पीने के बाद वो चंद लम्हों के लिए पुरसुकून हुआ, लेकिन फिर उसने नई तरह की हरकत शुरू कर दी। वो लर्जिश ज़दा हाथों के अंगूठों और शहादत की उंगलियों की चुटकी सी बनाकर पेट और बाजुओं पर मौजूद लिबास में चुटकियां सी भरता रहा, जैसे वहां रेंगती जुओं या पिस्सुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उस पर हिज़यानी सी कैफियत तारी हो गई और वो अपने लिबास पर रेंगते फर्जी कीड़े मकोड़ों को भूलकर फटी फटी आंखों से कमरे की दीवारों को घूरने लगा। वो साथ साथ मुसलसल खौफजदा से लहजे में कुछ बड़बड़ा रहा था। अलबत्ता अल्फाज काबिल फहम नहीं थे, जैसे उसकी जबान भूल गई हो। मैंने लांबा को इशारा किया कि उसे मजीद पानी पिलाए, लेकिन इस मर्तबा ग्लास होंठों से लगने के बावजूद योगिंदर ने पानी पीने के लिए मुंह न खोला। अब वो गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि उसका दम घुट रहा है। अगले ही लम्हे में तेजी से आगे बढ़ा और पिस्तौल की नाल योगिंदर की बाईं कनपटी पर टिकाकर उसकी नब्ज का जायजा लिया, जो तूफान मेल की तरह चल रही थी। ऐन उसी वक्त मुझे पिस्तौल की नाल के बिल्कुल करीब एक उभरी हुई रग भी बुरी तरह फड़कती दिखाई दी। वो इस दौरान में पसीने में बुरी तरह भीग चुका था। ये मुशाहिदा करते ही मैंने तशवीश भरे लहजे में लांबा को मुखातिब किया। कहा, ये मिर्गी का केस नहीं लग रहा, इसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं। मेरा ख्याल है इसे हार्ट अटैक हुआ है। इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा, वरना ये कुछ ही देर में यहीं दम तोड़ जाएगा और हमारे गले पड़ जाएगा। योगिंदर के बदन को अब हल्के हल्के झटके लग रहे थे। लांबा ने उसे गौर से देखा और तशवीश भरे लहजे में बोला, आप ठीक कह रहे हैं रोहित बाबू, इसकी हालत तो वाकई बहुत गड़बड़ लग रही है। मैंने अपने लहजे में उजलत भरते हुए कहा, ऐसा करो तुम जाकर गार्ड्स को योगिंदर की हालत के बारे में बताओ और उन्हें कहो कि इसे हार्ट अटैक हुआ है, लिहाजा इसे फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसे जीप में डलवाने में हमारी मदद करें। उसके बाद अपनी जीप पोर्च में लाकर खड़ी कर दो। लांबा ने हाँ में गर्दन हिलाई और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैं तेजी से हरकत में आ गया। मैंने पहले मसहरी के सरहाने रखे सूटकेस को खोल कर देखा। उसमें मुझे कपड़ों के अलावा कोई काबिल तवज्जो चीज नजर न आई। फिर मैंने मेज की दराजों का जायजा लिया।
पिस्तौल के एक इजाफी मैगजीन के अलावा वहाँ मौजूद चर्मी जिल्द वाली एक स्याह डायरी ने मेरी तवज्जो हासिल कर ली। मैंने भरा हुआ मैगजीन अपनी जेब में मुंतकिल किया और जल्दी से डायरी खोल कर देखी। उसमें शायद मलयालम और इंग्लिश जबान में तारीख वार तहरीरें मौजूद थीं। इसमें कोई शुबा नहीं था कि वो भी जोगिंदर की मिल्कियत रही होगी। मैंने उसे भी लिबास में ठूंस लिया और फिर जोगिंदर की तरफ मुतवज्जे हो गया। अपना पिस्तौल मैं पहले ही लिबास में छुपा चुका था। कमरे के दरवाजे पर भारी कदमों की आवाजें सुनते ही मैंने जल्दी से जोगिंदर की छाती पर दायां कान टिका दिया और दोनों गार्ड्स के हमरा अंदर दाखिल होते हुए लांबा को हैजान भरे लहजे में जोर से कहा, हरी अप लांबा, इनकी सांसें उखड़ रही हैं, हमें तुरंत इनको अस्पताल पहुंचाना है। हार्ट अटैक में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैंने देखा कि दोनों गार्ड्स के चेहरों पर परेशानी के आसार थे। उन्होंने अपनी गन्ने अब भी शानों से लटका रखी थी। लांबा ने लगभग डांटने के अंदाज में उन्हें हुक्म दिया, बोला, तमाशा क्या देख रहे हो, जोगिंदर जी को उठाओ और झटपट जीप में डालो, इन्हें तुरंत विक्टोरिया अस्पताल ले जाना पड़ेगा। वो दोनों बौखलाए हुए अंदाज में आगे बढ़े और जोगिंदर के ऐंठते जिस्म को जैसे तैसे उठाकर बाहर ले जाने लगे। लांबा भी उनका हाथ बटा रहा था। बैरूनी हॉल में पहुंचते ही मैं उनसे आगे बढ़ा और पोर्च में खड़ी लांबा की स्टेशन जीप का अकबी दरवाजा खोल दिया। जोगिंदर को हत्तुल इम्कान आरामदेह अंदाज में अकबी नशिस्तों पर लेटा दिया गया। मैं अपने साथ तकिया लेकर आया था जो मैंने उसके सर के नीचे लगा दिया। इस असना में लांबा तेजी से ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैंने भी उसके साथ वाली नशिस्त संभाल ली। इस दौरान दोनों गार्ड्स डाक बंगले के भारी भरकम चौबी गेट खोल चुके थे। लांबा ने चंद लम्हे रुककर तहक्कुमाना लहजे में उन्हें अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से सरंजाम देने की हिदायत की और जीप आगे बढ़ा दी। मैंने अपने दिल में नाचती मुसर्रत पर काबू पाते हुए लांबा के चेहरे की तरफ देखा। मुझे वहाँ कई तरह के तासुरात आते जाते दिखाई दिए, हैरत, तशवीश, छुपी छुपी सी खुशी। मैंने उसे तजब्जुब से निकालने के लिए एक खास रुख पर बात शुरू की। कहा, लगता है काफी कमजोर दिल वाले हैं अपने जोगिंदर जी, स्थिति का खिंचाव सह नहीं पाए। हम तो इनको जान से मारना नहीं चाहते, परंतु ये अपने आप ही स्वर्ग की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। लांबा शायद इस तरह के कोई सहारा मिलने का ही मुंतजिर था। फौरन बोला, इस दुष्ट व्यक्ति का जीवित रहना हमारे लिए ठीक नहीं है रोहित जी। ये हमारे बारे में बहुत खतरनाक बातें जान चुका है, बाकी सारे गुप्त धंधों की जानकारी भी प्राप्त कर लेगा। इसे अस्पताल पहुंचाने का ज्ञान छोड़ दो, यही हमारे लिए बेहतर है। मैंने गंभीर लहजे में कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो लांबा जी, परंतु हम इसे यूं सड़क किनारे फेंक कर भी तो नहीं जा सकते। इसको अस्पताल तो पहुंचाना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और मानी खेज लहजे में बोला, नहीं रोहित जी, इतने महान व्यक्ति को हम सड़क किनारे क्यों फेंकेंगे? ये हमारे मेहमान हैं, इनको बेंगलोर की सैर करवाते हैं, उसके बाद अस्पताल भी ले चलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये निराश नहीं होंगे। मैंने शरारती लहजे में कहा, आपकी धारणा का तो जवाब नहीं है लांबा जी। फिर मैंने पीछे मुड़कर जोगिंदर की हालत का जायजा लिया। कहा, परंतु मेरे ज्ञान में इसे ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। लगता है इसकी अंतिम यात्रा का समय कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मेरी बात सुनकर लांबा ने भी मुड़कर एक नजर जोगिंदर को देखा और अपने लहजे में खुशी दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, अपने जोगिंदर जी का तो वाकई चल चलाओ लग रहा है। फिर उसने कुछ संजीदा होते हुए कहा, परंतु इनको अचानक से इतना भारी हार्ट अटैक होना कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो समझा था कि कोई कुड़ियाला सांप डस गया है इसे। मैंने तजाहुल आरिफाना के साथ कहा, मौत तो किसी भी रंग में आ सकती है लांबा जी, बस इनके दिन पूरे हो गए थे। मेरा ख्याल है ज्यादा देर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब सीधा विक्टोरिया अस्पताल की तरफ चलो। साफ लग रहा है कि इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। अब दुनिया का कोई डॉक्टर या वैद्य इसे नहीं बचा सकता। कतरे हिचकिचाहट के बाद उसने मेरी बात मान ली। मैं बखूबी समझ रहा था कि वो जोगिंदर को लाश की शक्ल में ही अस्पताल पहुंचाना चाहता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो चलती सांसों के साथ डॉक्टरों के सामने पहुंचे। बेंगलोर की मसरूफ सड़कों पर लगभग 10-15 मिनट सफर के बाद जीप एक बड़े से गेट में दाखिल हुई। सामने कदीम तर्ज तामीर की शाहकार कहलाए जाने के लायक एक अजीमुशान इमारत दिखाई दे रही थी। लांबा ने पोर्च में अस्पताल के दरवाजे से जरा आगे जाकर जैसे ही जीप रोकी, अस्पताल के तिब्बी अमले के कई अरकान गाड़ी के गिर्द इकट्ठे हो गए। लांबा जीप से उतरा तो उसकी वर्दी देखकर अस्पताल का अमला मजीद मुस्तैद हो गया। लांबा ने उन्हें बताया कि जीप में एक मरीज मौजूद है जिसे दिल का दौरा पड़ा है, लिहाजा उसे फौरन अस्पताल के हंगामी तिब्बी इमदाद के शोबे में पहुंचाया जाए। जोगिंदर को मुतहर्रिक स्ट्रेचर पर मुंतकिल किए जाने तक मैं जीप में बैठा सारी कार्रवाई का जायजा लेता रहा। जोगिंदर की हालत बहुत खराब दिखाई दे रही थी। अब उसकी बांछों से राल भी गिर रही थी।
ताहम वो जिंदा था और उखड़े उखड़े सांस ले रहा था। जब मुझे लगा कि लांबा भी जोगिंदर के साथ इमारत में जाने वाला है तो मैंने आवाज लगाकर उसे रोका। वो मेरे पास आया तो मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, इसे डॉक्टरों को सौंपने के बाद रुकना नहीं है, झटपट वापस आने की कोशिश करो, हमें कमांडेंट हाउस जाना है। लांबा ने कहा, ठीक है, परंतु ये बच गया तो? मैंने उसकी बात काट दी। कहा, फिक्र न करो, इसका काम तमाम हो गया है, डॉक्टर कितना भी जोर लगा लें इसे बचा नहीं सकते। पता नहीं मेरी तसल्ली कारगर हुई या नहीं, बहरहाल वो हाँ में गर्दन हिलाकर स्ट्रेचर ले जाने वाले अमले के पीछे तेजी से लपका। मैं वहीं बैठा उसका इंतजार करने लगा। चंद ही मिनट में मेरा इस्तराब बढ़ने लगा। लांबा मेरे इंतबाह के बावजूद अस्पताल में जरूरत से ज्यादा वक्त लगा रहा था, जबकि मेरे पास वक्त ही की शदीद कमी थी। जैसे जैसे देर हो रही थी मेरी बेकरारी गुस्से में तब्दील होती जा रही थी। बिलाखिर मुझे साइड मिरर से लांबा अस्पताल के दरवाजे से जीप की तरफ बढ़ता नजर आया। इससे पहले कि मैं सरजनिश करता, लांबा ने मसरूर लहजे में कहा, जोगिंदर जी स्वर्गवासी हो गए। मैंने उसकी खुशी का भरम रखते हुए कहा, ये तो अच्छी खबर सुनाई तुमने, अब निकलो यहाँ से और मुझे कमांडेंट हाउस ले चलो। याद है ना, मुझे आज यहाँ से दिल्ली जाना है, बेहतर है जल्द अज जल्द सामान समेट कर तैयार हो जाऊं। अच्छा ये बताओ, मिश्रा जी को इस सारे ड्रामे में क्या बताओगे? मेरी बात सुनकर वो चौंका, बोला, ओहो, ये तो अभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा, मेरी सलाह तो ये है कि बिल्कुल अनजान बन जाओ। ये कहना कि तुम्हें जोगिंदर से मिलने का संदेशा मिला, तुम वहाँ पहुँचे तो मैं पहले ही वहाँ मौजूद था। अभी बात शुरू हुई थी कि अचानक जोगिंदर को दौरा पड़ गया और तुम उसे अस्पताल ले गए, जहाँ उसका देहांत हो गया।